हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर यानी कि एजुकेटर विंग्स चैनल पर उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जा रही है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया है, साथ ही हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया है। हिस्ट्री के तीनों पार्ट हो चुके हैं, यानी कि एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों के हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। जो एग्ज़ाम लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियोस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में हमारे टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का ही शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। अब शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, अध्यापकों में अध्ययन जो है, अध्यापन विकास वर्तमान युग में आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यानी कि जो टीचिंग डेवलपमेंट है आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब अनेक प्रकारों से इसको किया जा सकता है। ठीक है, अध्यापकों में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी कि टीचर्स जो है ना, टीचर्स में क्या होना चाहिए, जॉब स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, आप यानी कि शिक्षण क्रिया कर रहे हैं पढ़ाने का, तो आप में टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको टीचर को ना जो टॉपिक, जो भी विषय उसका है टीचर का, उसको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए। साथ ही वो बच्चों को अच्छे से समझा पाए, ये उसमें स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, ये लेवल अलग अलग होते हैं। प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जुड़े सभी शिक्षकों से यही आशा की जाती है कि वे अपने कार्यों में व्यवसाय भाव से जुड़े और अपने व्यवसाय में दक्षता हासिल करें। ठीक है, अध्यापकों का व्यवसाय विकास का प्रश्न उठते ही मस्तिष्क में एक ही प्रश्न आता है, और वो क्या है कि क्या अध्यापन व्यवसाय के रूप में है। ठीक है, क्या जो टीचिंग है तो ये व्यवसाय के रूप में है या नहीं। तो यही टॉपिक है आज का हमारा। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की, आप लोग उत्तराखंड लेक्चर कैडर की बुक परचेज़ कर सकते हैं अपने जो नज़दीकी बुक स्टोर है, अच्छा सा जो होगा, जिस पर नेशनल लेवल तक की बुक्स मिलती होंगी, है ना। जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एक्चुअली तो उस पर स्टेट लेवल की भी मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग जाइए वहाँ से परचेज़ कीजिए बुक। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, क्योंकि अभी प्रिपरेशन तो इसी एग्ज़ाम की मोस्टली चल रही है। साथ ही जो अदर हैं तो उनकी भी मिल जाएगी बुक्स। तो इस बुक में आपको थ्योरी भी मिलेगी, साथ ही चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं, इसे भी बहुत अच्छी बात है, लीजिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अच्छा आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये इतना कहना चाहूँगी, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हर टाइम 24 घंटे तो आप लोग मोबाइल स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, राइट। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, मोबाइल स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, क्योंकि खुद की भी जो आइज़ की कैपेसिटी होती है वो भी नहीं कर सकती इतना। ठीक है, तो इससे बेटर है, आपको मैं तरीका बता रही हूँ, मोबाइल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आप एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए देखिए उसको। ठीक है, थ्योरी अपने आप पढ़िए, बुक से पढ़िए, समझिए टॉपिक को, पहले अपनी बुक के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियोस जा करके देखिए, राइट, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है। ऑप्शन ए ज्ञान से, बी परिवेश से, सी अध्यापन से और डी छात्रों से। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है। कैसे सीखता है अध्यापक? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अध्यापन से। एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है, तो किससे सीखता है? अध्यापन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, किसके अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती? ठीक है, ऑप्शन ए है ज्ञानार्जन प्रक्रिया,
बी है मनन प्रक्रिया, सी संप्रेषण प्रक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा इसमें होगा किसके अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती है, तो संप्रेषण प्रक्रिया के अभाव में जो विधि है, शिक्षण की विधि है, वो सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सही सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ देख लेते हैं हम योग्यता मानदंड, प्रक्रिया तथा उत्पादन मानदंड। ठीक है, अब योग्यता मानदंड, प्रक्रिया मानदंड और उत्पादन मानदंड जो है किससे जुड़े हुए हैं, ये नियोजनात्मक मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अध्यापक निष्पादन ये प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है, तो ये है AH वॉट और फिजल से जुड़ी हुई है, यानी कि 3rd पॉइंट इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देती हूँ। दिस वन इज अध्यापन AH वॉट एंड फिजल। अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी नियोक्ताओं का आकलन, तो इसका मैच होगा हमारा ऑप्शन A1। ठीक है, नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, एक प्रक्रिया है। ठीक है, का आकलन करना एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है जो डी है हमारा, संपूर्ण आजीविका बौद्धिक विकास में सदस्यता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए हमारा ए का 2 है, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1, तो ए ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है। ऑप्शन ए है सतत अध्ययन, बी है एकाग्रता, सी कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी और डी है जागरूकता। अब अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के जो उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसको महत्वपूर्ण माना है, तो कौशल होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, प्रतिबद्ध तैयारी होनी चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो स्किल्स एंड आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, 4th का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रायः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणवत्ता स्तर को कमजोर करती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बी है हमारा ऑप्शन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद और डी राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापक का मूल कार्य होता है। ऑप्शन ए है विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना, बी शिक्षण निपुणता को हस्तांतरित करना, सी अच्छे व्यवहार को हस्तांतरित करना और डी बाह्य ज्ञान को हस्तांतरित करना। अब एक अध्यापक का मूल कार्य क्या होता है, मूल कार्य क्या होता है, विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना। ठीक है, एक जो अध्यापक है, अच्छा अध्यापक जो है, अपना जो उसका सब्जेक्ट है, उसको जो भी आता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको बांटना, यानी कि अपने ज्ञान को बांटना ही एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे अगर ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो गया है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, किस शहर के सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि प्राथमिक स्तरीय छात्रों को अभिभावक आज भी पर्यावरण के प्रति औसत से कम जागरूक हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी चेन्नई, सी कानपुर और डी वाराणसी। किस शहर के सर्वेक्षण से पता चला है, तो वाराणसी शहर के सर्वेक्षण से ये पता चला है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर RH दबे, बी है यशपाल, सी रॉबर्ट लेमर एंड डी है हन्ना। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे राइट आंसर होगा रॉबर्ट लेमर। ठीक है, रॉबर्ट लेमर सबसे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन मूल्यांकन की दृष्टि से 3 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है भावनात्मक उद्देश्य, बी गुणात्मक उद्देश्य, सी विकासात्मक उद्देश्य और डी है नवाचार उद्देश्य। तो कौन सा निष्पादन मूल्यांकन की दृष्टि से 3 उद्देश्यों में शामिल नहीं है, ये बताना है। तो भावनात्मक उद्देश्य मूल्यांकन में की दृष्टि से
उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। AS वॉट और मिजल ने कितने प्रकार के मानदंडों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है कहा जाता है? ऑप्शन ए है नियोजनात्मक मूल्यांकन, बी है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी संकल्पनात्मक मूल्यांकन और डी है अध्यापक मूल्यांकन निष्पादन। तो वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार, यानी कि अध्यापक को एक ही टाइम में अनेक व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अध्यापक निष्पादन कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। किस शिक्षा आयोग ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण कार्य कक्षा कक्ष में हो रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। ठीक है, नहीं पता है आपका आंसर तो आंसर मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेघालय शिक्षा आयोग, बी कोठारी शिक्षा आयोग, सी यशपाल शिक्षा आयोग और डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो राइट आंसर है हमारा कोठारी शिक्षा आयोग। ओके, 12 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है मल्होत्रा समिति, बी सैन समिति, सी लकड़वाला समिति और डी वायु समिति। तो किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? सैन समिति ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ हुआ? अब सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन, यानी कि टीचर्स का छात्र मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय से, सी है भारतीय विश्वविद्यालय से और डी कनाडा के विश्वविद्यालय से। तो राइट आंसर हमारा है, कहाँ से शुरू हुआ? टीचर्स का छात्रों के द्वारा मूल्यांकन होना, तो ये संयुक्त राज्य विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन से कारक अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है अध्ययन विषय, बी कक्षा का स्तर, सी कक्षा में छात्रों की संख्या और डी है बाह्य परिवेश। ठीक है, अब कौन सा कारक है अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, अध्ययन विषय, ठीक है, ये प्रभावित करता है। कक्षा का स्तर कैसा है, लेवल कैसा है, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बाह्य जो परिवेश है वो अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। किसने छात्रों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन और अध्ययन प्रभाविकता में संबंध विषय पर शोध किया? तो किसने छात्रों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन और अध्ययन प्रभाविकता में संबंध विषय पर शोध किया है? ऑप्शन ए है मार्शल एवं डंकिन, बी है फ्रैंकिन, सी स्मिथ और डी है केने। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए मार्शल एवं डंकिन। ऑप्शन ए 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रैंकिन ने कक्षा के आधार पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकाला है? ऑप्शन ए है बड़े आकार के कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का प्रभाव सार्थक था, बी छोटे आकार के कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का प्रभाव सार्थक था, सी है ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब फ्रैंकिन ने कक्षा के आधार पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो छोटे आकार के कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन प्रभाव सार्थक होता है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट कम होंगे, उनका मूल्यांकन अच्छे से होगा और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी।
ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक हेतु वार्षिक निष्पादन पर दिए गए सुझाव में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है आत्म मूल्यांकन, बी राष्ट्र मूल्यांकन, सी है प्राचार्य के द्वारा मूल्यांकन और डी है छात्रों द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन। तो राइट आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, राष्ट्रीय मूल्यांकन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, शोध अध्ययन में जिन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है वह है ऑप्शन ए विषयनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी व्यक्तिनिष्ठ और डी है भावनिष्ठ। तो राइट आंसर है व्यक्तिनिष्ठ, ऑप्शन सी। शोध अध्ययन में जिन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है तो उस इन ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिनिष्ठ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षणिक कुशलता के लिए कौन से मानदंड हैं? ऑप्शंस देखते हैं हम इसमें। पहला है विषय पर अधिकार, दूसरा है विषय के तर्कपूर्ण विवेचन की क्षमता, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों को कक्षा में प्राप्त करने की चेष्टा, चौथा है पाठ नियोजना निर्मित करने की योग्यता। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन ए है 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2, 3, 4 और डी ये सभी। तो ये सभी शैक्षणिक कुशलता के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक निष्पादन में निम्नलिखित तत्व दिखलाई पड़ते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है मूल्यांकन आकलन, दूसरा है जवाबदेही आकलन, थर्ड है समग्र आकलन और फोर्थ है परिप्रेक्ष्य आकलन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए है हमारा दूसरा और तीसरा, बी है पहला और तीसरा, सी है 2, 3, 4 और डी है ये सभी। तो राइट आंसर हमारा इसमें होगा पहला और तीसरा। ठीक है, अब अध्यापक निष्पादन में मूल्यांकन तत्व जो निम्नलिखित तत्व दिखलाई देते हैं तो उनमें से कौन है अध्यापक निष्पादन के लिए? तो मूल्यांकन आकलन है, समग्र आकलन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अध्यापक निष्पादन के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 21 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब प्रदान की गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1953, बी है 1954, सी 1956 और डी है 1960। तो राइट आंसर है इसका 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब प्रदान हुई? 1956। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को स्थापना किस संस्था के सुझावों के आधार पर की गई थी? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी है सामाजिक आधारिकता आयोग, सी है शिक्षा आयोग और डी है योजना आयोग। तो जो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी योजना आयोग के सुझावों से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 23 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, संप्रेषण संबंधी दक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए है पाठ नियोजन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, बी है कक्षा में अनुशासन कायम रखना, सी मूल्यांकन और डी समाज और समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना। तो संप्रेषण संबंधी दक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है, पाठ नियोजन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्रशिक्षण मनोविज्ञान किस चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है? ऑप्शन ए है निर्गतों, बी है अदानों, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान किस चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है? तो बी राइट आंसर है अदानों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 26 दिसंबर 1953, ये इनके गठन की डेट है, यानी कि कब इनका निर्माण हुआ। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1961। नेक्स्ट है हमारा सी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1955,
डी है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969। तो करेक्ट आंसर है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही मैच्ड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों और अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, बी है सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र, सी प्राथमिक शिक्षा केंद्र और डी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर हमें करना है मैच। ठीक है, तो देखते हैं इसको। विषय वस्तु दक्षता, संप्रेषण दक्षता, प्रबंधन संबंधी दक्षता, मूल्यांकन दक्षता। सूची सेकंड में है विषयगत ज्ञान का हस्तांतरण, दूसरा है दक्षता को प्रोत्साहित करना, तीसरा है विषय का पूर्ण अधिकार और चौथा है प्रबंधकीय दक्षता। अब जो विषय वस्तु दक्षता होती है वो संबंधित होती है दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं मैच कर देती हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी, संप्रेषण दक्षता जो बी ऑप्शन है, संप्रेषण दक्षता ये संबंधित होती है प्रबंधकीय दक्षता से। ठीक है, यानी कि 4 नंबर। प्रबंधी संबंधी दक्षता जो है संबंधित है किससे? विषयगत हस्तांतरण, विषयगत ज्ञान का हस्तांतरण। मूल्यांकन दक्षता बचता है तो ऑप्शन सी थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके साथ में, विषय का पूर्ण अधिकार। तो ए का 2 है, बी का 4 है, ए का 2 है, बी का 4 है एंड सी का 1 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान युग में निष्पादन आकलन की आवश्यकता और महत्व है क्योंकि पहला है यह सामाजिक दायित्ववादी और सेवा भावना का विकास कर सकता है, दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और विकास में इसकी उपयोगिता अधिक है, तीसरा है अध्यापकों में गुणवत्ता विकास प्रदान करता है, चौथा है सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक विकास हेतु प्रोत्साहन मिलता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2, 3, 4, सी 3 और 4 और डी ये सभी। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो वर्तमान युग में निष्पादन आकलन की आवश्यकता और महत्व है, क्यों है? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और विकास में इसकी उपयोगिता अधिक है। ठीक है, अध्यापकों में गुणवत्ता विकास प्रदान करता है, सेवारत अध्यापकों को यानी कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको शैक्षिक विकास हेतु प्रोत्साहन मिलता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है हमारा 1972, ऑप्शन बी है हमारा इसमें 1973, ऑप्शन सी है 1974 एंड डी है 1975। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि से संबंधित। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम करते हैं वीडियो को क्लोज, बिकॉज नाइट में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। अब भी कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था एक्चुअली। मेरी मदर की जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो बस उसी चीज़ में मैं बिज़ी थी, इसलिए बीच में वीडियो में डाल नहीं पाई। एंड मैं जा भी नहीं पा रही हूँ अपनी मम्मी के पास में, क्योंकि मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम है यहाँ पर। तो बस एक्चुअली वो कोटा में रहती हैं। वेल चलिए, अब आज का सेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों फेस्टिवल्स ओवर हो चुके हैं, पढ़ाई पर लग जाइए अपनी,
क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है, नवंबर भी हाफ चला गया है, आधे ही महीना रह गया, ये भी दिसंबर है, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 6 अप्रैल की उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए डेट दी हुई है 6 अप्रैल 2025। तो उसके लिए हम लोगों को भी टाइम है, प्रिपरेशन में लगे रहो, कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए, लेकिन भले 1 घंटा कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। 1 घंटे से कुछ नहीं होगा, अपना टाइम बढ़ाइए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, ये चीज़ मत करो। ठीक है, तो दोस्तों बुक परचेज़ कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। MCQs के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर, आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पर आप लोगों को टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा हमारा, 1-2 चैप्टर और हैं, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड GK। ठीक है, साथ ही ये भी चलता रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट भी हम साथ में स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग शेयर करेंगे आज के सेशन, लाइक कीजिए और शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।